एनफील्ड बाइक पर बैठकर आईपीएस नंदिता कुमारी अपनी बहन अंजलि की शादी की साड़ी खरीदने अकेले बाजार जा रही थी। उसने सिंपल सा सलवार सूट, पैरों में साधारण जूती, चेहरे पर सादगी, ना कोई बॉडीगार्ड, बस एक आम लड़की की तरह अपनी बुलेट बाइक से बाजार पहुंची। उसे देख आसपास के दुकानदार पहचान भी ना पाए कि कौन आई है। उसने अपनी बुलेट बाइक को सड़क के किनारे खड़ी किया और सीधे उसी पुरानी कपड़ों की दुकान पर गई जहां से वह पहले भी कई बार अपनी मां के साथ आ चुकी थी। आईपीएस नंदिता धीरे धीरे दुकान में दाखिल हुई। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन चारों तरफ रंग बिरंगी साड़ियों के थान सजे थे। काउंटर पर मालिक हिसाब किताब में उलझा था और करीब 20 साल का एक लड़का ग्राहकों को साड़ियां दिखा रहा था। नंदिता को आते देख किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कोई आम सी ग्राहक होगी। वह काउंटर के पास जाकर खड़ी हो गई और लड़के से बोली, भैया मेरी बहन की शादी है, उसके लिए एक बहुत अच्छी साड़ी चाहिए, कुछ बढ़िया डिजाइन दिखाई। लड़के ने बेमन से कुछ साड़ियां काउंटर पर फैला दी। नंदिता एक एक साड़ी को उठाकर गौर से देखने लगी। उसे कभी रंग पसंद नहीं आता तो कभी बॉर्डर नहीं। उन्होंने एक साड़ी को देखकर कहा, यह रंग बहुत हल्का है, अंजलि पर खिलेगा नहीं, इसका बॉर्डर बहुत पतला है, शादी के हिसाब से जचेगा नहीं। फिर नंदिता ने एक और साड़ी को पलटकर कहा, अरे यह तो बहुत ज्यादा छटक है, दुल्हन को थोड़ा सोबर दिखना चाहिए। इसी तरह आधा घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला। दुकान में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी थी। लड़के के चेहरे पर अब झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उधर प्यारेलाल भी अपनी मोटी ऐनक के पीछे से बार बार नंदिता को घूर रहा था। फिर वह थोड़ा रूखेपन से कहा, सब एक से बढ़कर एक पीस हैं मैडम जी, इनमें से ही कोई ले लीजिए। लेकिन नंदिता का दिल मान ही नहीं रहा था। उनके लिए यह सिर्फ एक साड़ी नहीं थी, यह उनकी बहन के लिए उनका प्यार, उनका दुलार था। उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे कोई जल्दी नहीं है भाई साहब, मेरी बहन की शादी का मामला है, सबसे अच्छा ही चाहिए। तो प्यारेलाल ने धीरे से लड़के को इशारा किया। लड़का बड़बड़ाता हुआ तहखाने की ओर गया और कुछ ही देर में नए बंडल उठाकर ले आया और काउंटर पर रख दिया। अब काउंटर साड़ियों से भर चुका था। नंदिता एक एक साड़ी खुलवाकर देख रही थी और प्यारेलाल का पारा चढ़ता जा रहा था। लड़का धीरे से अपने मालिक के कान में फुसफुसाया, आधे घंटे से दिमाग खराब कर रखा है, एक साड़ी तो पसंद आ नहीं रही। नंदिता ने उसकी बात सुन ली। एक पल को उन्हें बुरा लगा। वह चाहे तो 1 मिनट में इस दुकान पर ताला लगवा सकती थी, लेकिन आज वह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उन्होंने लड़के की बात को अनसुना कर दिया और फिर लगभग 1 घंटे की माथापच्ची के बाद उनकी नजर उस साड़ी पर पड़ी। एक गहरे महरून रंग की साड़ी, जिस पर सोने के धागों से चौड़ा बॉर्डर बना था और पूरी साड़ी पर महीन कढ़ाई का काम था। वह साड़ी जैसे अंजलि के लिए ही बनी थी। नंदिता के चेहरे पर आखिरकार एक संतुष्टि की मुस्कान आ गई और उन्होंने साड़ी हाथ में लेते हुए कहा, हाँ बस यही चाहिए, इसे पैक कर दो। प्यारेलाल ने राहत की सांस ली, जैसे कोई बड़ी मुसीबत टल गई हो। लड़के ने जल्दी जल्दी साड़ी को तय करके एक चमकीले पैकेट में डाल दिया। नंदिता ने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और पैकेट हाथ में ले लिया। उसके मन में एक खुशी थी, एक सुकून था कि उन्होंने अपनी बहन के लिए सबसे अच्छी चीज चुन ली है। वह दुकान से बाहर निकलने के लिए मुड़ी ही थी कि उनकी नजर पैकेट के एक कोने से झांकते एक धागे पर पड़ी, जो कुछ गड़बड़ थी। उनके दिल की धड़कन बढ़ गई। साड़ी के बॉर्डर पर एक जगह से धागा टूटा हुआ था और उधड़कर लटक रहा था। उन्होंने हल्के से उसे खींचा तो कढ़ाई की पूरी सिलाई खुलने लगी। यह एक डिफेक्टिव पीस था। नंदिता का चेहरा उतर गया। वह वापस काउंटर पर गई। उन्होंने प्यारेलाल को दिखाते हुए कहा, अंकल ये देखिए, इसमें तो धागा टूटा हुआ है, ये तो पूरी उधड़ जाएगी। प्यारेलाल ने एक नजर साड़ी पर डाली और फिर बड़ी लापरवाही से बोला, अरे मैडम इतना छोटा मोटा तो चलता है, आप ले जाए, दर्जी से ठीक करवा लेना, कुछ नहीं होगा। नंदिता का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। उनकी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। वह प्यारेलाल को बोली, चलता कैसे है, मैं इतने पैसे दे रही हूं, कोई फोकट में तो नहीं ले रही, मुझे ठीक साड़ी चाहिए। अब प्यारेलाल भी भड़क गया और कड़क आवाज में बोला, देखिए मैडम, अब बार बार तो नहीं बदल सकते, आपने खुद देखकर पसंद की है, अब इसमें हमारी क्या गलती। काउंटर के पीछे खड़ा लड़का भी हंसते हुए बोला, अरे मैडम आपने तो सब कुछ जांच परख कर ही लिया था ना, अब नाटक क्यों कर रही हो। यह सुनते ही नंदिता के आत्मसम्मान को ठेस लग गई। वह एक अफसर थी, लेकिन उससे पहले एक ग्राहक थी और एक ग्राहक के साथ ऐसा बर्ताव उन्हें बर्दाश्त नहीं था।
उन्होंने दृढ़ता से कहा, सही साड़ी दो वरना मेरे पैसे वापस करो। प्यारे लाल ने आंखें तरेर लीं और बोला, पैसे वैसे वापस नहीं होंगे, ज्यादा ड्रामा मत करो यहां पर। अब तक दुकान में खड़े बाकी ग्राहक भी तमाशा देखने लगे थे। कानाफूसी शुरू हो गई थी। दुकान के अंदर का माहौल गर्म हो चुका था। नंदिता गंभीर आवाज में बोली, दुकानदारी ऐसे नहीं चलती है अंकल, मैंने पूरा पैसा दिया है, या तो सही कपड़े दो या पैसे वापस करो। प्यारे लाल ने चिल्लाते हुए बोला, क्यों बहुत बड़ी अफसर समझती हो क्या खुद को? तुम्हारे जैसे लोग रोज आते हैं, चलो भागो यहां से। प्यारे लाल ने गुस्से में अपनी जेब से मोबाइल निकाला और चिल्लाते हुए बोला, हेलो थानेदार साहब, गुप्ता साड़ी भंडार से बोल रहा हूं। यहां एक औरत बिना वजह झगड़ा कर रही है, दुकान में हंगामा मचा रखा है, जल्दी किसी को भेजिए। फोन करते ही भीड़ में फुसफुसाहट और तेज हो गई। अरे इसने तो पुलिस ही बुला ली। नंदिता ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पास पड़ी एक पुरानी लोहे की कुर्सी उठाई और दुकान के गेट पर जाकर बैठ गई। यह उनके आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। वह पीछे नहीं हट सकती थी। वह उस कुर्सी पर शांति से बैठी थी, जैसे किसी तूफान के आने का इंतजार कर रही हो। मन में एक भरोसा था। उन्होंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, पुलिस आएगी, मुझे पहचान लेगी और यह सारा तमाशा 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आखिर वह इसी जिले की आईपीएस नंदिता थी। हर थानेदार, हर दरोगा उन्हें पहचानता था। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उन्हें सलाम करता था। लेकिन शायद किस्मत को आज उनकी परीक्षा लेनी थी। 10 मिनट बाद पुलिस की एक पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई दुकान के सामने आकर रुकी। जीप से एक इंस्पेक्टर दिलीप राणा और 2-3 सिपाही नीचे उतरे। इंस्पेक्टर दिलीप राणा की तोंद बाहर निकली हुई थी और चेहरे पर एक अजीब सी अकड़ थी। भीड़ उन्हें देखकर किनारे हो गई। प्यारेलाल दौड़कर इंस्पेक्टर दिलीप राणा के पास गया। उसने नंदिता की तरफ इशारा करते हुए कहा, साहब, यही है वह औरत जो बिना बात के झगड़ा कर रही है, हमारी दुकान का माहौल खराब कर रही है। इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने बिना कोई सवाल पूछे नंदिता को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नजरों से देखा। नंदिता अभी भी कुर्सी पर बैठी थी। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक उम्मीद भी थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। तभी इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने गरज कर पूछा, कौन हो तुम? क्या तमाशा लगा रखा है यहां? नंदिता ने शांत होकर जवाब दिया, तमीज से बात करो। फिर उन्होंने कहा, मैं नंदिता कुमारी हूं। इंस्पेक्टर दिलीप राणा अकड़ कर बोला, नंदिता कुमारी हो तो क्या हुआ? किसी रानी के खानदान से हो क्या? इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने बीच में ही उनकी बात काट दी। क्या तुम्हें दुकान में हंगामा करने का लाइसेंस मिल गया है क्या? नंदिता ने एक गहरी सांस ली। शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। इंस्पेक्टर दिलीप राणा जोर से हंसा। हाँ, पता है। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, सीधे थाने चलो, वहां तुम्हारी सारी अकड़ निकालता हूं। 2 सिपाही आगे बढ़कर नंदिता का हाथ पकड़ने लगे। नंदिता ने उसे घूर कर देखा तो वह एक पल को झिझक गया। यह देख भीड़ में खड़ी औरतें कानाफूसी करने लगीं और बोलीं, यह तो अच्छे घर की है, पर है बड़ी झगड़ालू। तभी प्यारेलाल ने इंस्पेक्टर दिलीप राणा को कंधे से पकड़कर धीरे से दुकान के अंदर ले गया। काउंटर के पीछे ले जाकर उसने अपनी पैंट की जेब से कुछ नोट निकाले और इंस्पेक्टर दिलीप राणा की जेब में खिसका दिए। उसने फुसफुसाकर कहा, साहब, इसको उठा ले जाओ यहां से, यह हमारा धंधा खराब कर रही है। जो भी खर्चा पानी होगा मैं देख लूंगा। इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने नोटों पर एक नजर डाली। उसके होंठों पर एक गिरी हुई मुस्कान आई। रिश्वत की गर्मी ने उसकी अकड़ को और बढ़ा दिया। वह भीड़ की तरफ देखते हुए बाहर निकला। नंदिता अभी भी उसी कुर्सी पर बैठी थी। वह सोच रही थी, अब तक तो इसने मुझे पहचान लिया होगा, अब यह नाटक खत्म होगा। पर इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने सिपाहियों को इशारा किया। इस बार दोनों सिपाहियों ने आगे बढ़कर नंदिता के दोनों कंधे मजबूती से पकड़ लिया। नंदिता चौंक गई। यह क्या बदतमीजी है? मेरी बात तो सुनो। इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने सीटी बजाते हुए जीप की तरफ इशारा किया और बोला, बहुत बोल लिया इसने, अब थाने चलो, वहीं पता चलेगा कौन कितना बड़ा अफसर है। भीड़ में से किसी ने ताना कसा, देखो देखो, बड़ी मैडम बनने आई थी, अब हवालात में चक्की पीसेगी। प्यारेलाल दूर खड़ा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए हंस रहा था। आईपीएस नंदिता की आंखों में आग जल रही थी, लेकिन उस वक्त उनकी आवाज से ज्यादा भारी था कानून के रखवालों का वह हाथ जो आज एक बेकसूर को पकड़ रखा था। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि अगर उन्होंने यहां अपनी पहचान बताई तो ये लोग शायद यकीन न करें और तमाशा और बढ़ जाए। जीप का दरवाजा खुला। सिपाहियों ने उन्हें लगभग धकियाते हुए अंदर बिठा दिया। जीप का दरवाजा बंद हुआ और उनकी इज्जत, उनका पद
सब कुछ उस बंद दरवाजे के पीछे कैद हो गया। गाड़ी जैसे ही गली से बाहर निकली, प्यारेलाल ने राहत की सांस ली। आईपीएस नंदिता कुमारी की इज्जत को थाने के रास्ते पर घसीटा जा रहा था। पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई थाने के गेट पर आकर रुकी। यहां बाजार की भीड़ तो नहीं थी, बस कुछ मुजरिमों के रिश्तेदार और पुलिस वाले थे। इंस्पेक्टर दिलीप राणा जीप से उतरा और एक सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा और सिपाही ने जीप का दरवाजा खोला और नंदिता को बाहर खींच कर निकाला गया। लेकिन नंदिता सिर्फ चुप थी, कोई बहस नहीं, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं। उनकी सीधी नजर इंस्पेक्टर दिलीप राणा के चेहरे पर थी। लेकिन रिश्वत और अहंकार में डूबे उस इंस्पेक्टर दिलीप राणा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने उन्हें धक्का देते हुए कहा, ले चलो थाने के अंदर। थाने में अंदर एक हेड कांस्टेबल बैठा फाइलें पलट रहा था। उसने पूछा, साहब ये कौन लड़की है? इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने घमंड से कहा, यह बहुत बड़ी तोप बनी फिरती थी, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी। ऐसे ही लोग शहर में दंगे करवाते हैं। इसे हवालात में डालो, सारी गर्मी निकल जाएगी। नंदिता ने एक आखिरी बार कोशिश की। मैं नंदिता कुमारी हूं, हेड कांस्टेबल ने बीच में ही टोक दिया। नाम पता बाद में कागज में लिख लेंगे मैडम, पहले अंदर चलिए। एक सिपाही ने लोहे का एक भारी गेट खोला और उन्हें हवालात में डाल दिया। अंदर सीलन भरी हवालात थी, दीवारों से पपड़ी उतर रही थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। नंदिता ने एक गहरी सांस ली। यह वही हवालात थी जिसका उन्होंने कुछ दिन पहले ही निरीक्षण किया था। आज वह खुद इसमें एक कैदी बनकर खड़ी थी। हवालात की दीवारों पर नंदिता के चेहरे की परछाई कांप रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि कितने नीचे गिर चुके हैं ये लोग, इनकी किए की सजा जरूर दूंगी। ये कैसा इंसाफ है जो सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। इतना सोच ही रही थी, तभी उसी थाने में हवालात के बाहर लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी पर एक दूसरा दरोगा बैठा था। उसका नाम था राजेंद्र कुमार मीणा। उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अपने काम में बेहद ईमानदार और तेज माना जाता था। वो एक केस की फाइल देख रहा था, तभी उसकी नजर हवालात की सलाखों के पीछे गई। अंदर सलवार सूट पहने एक लड़की चुपचाप जमीन पर बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी। वही शांति, वही तेवर, वही रुतबा जो उसने कई बार जिले की बड़ी बड़ी मीटिंग्स में देखा था। उसने अपनी फाइल बंद की और एक अजीब सी बेचैनी उसे हवालात की तरफ खींच ले गई। उसने पास जाकर हवालात के छोटे से झरोखे से अंदर झांका। एक सेकंड के लिए उसका माथा ठनका। अरे यह तो, उसके मुंह से बस इतना ही निकला। उसने पास खड़े एक सिपाही को इशारा किया। यह कौन है? किस केस में लेकर आए हो? सिपाही ने हंसते हुए पूरी कहानी बता दी। साहब, एक दुकानदार से झगड़ा कर रही थी, राणा साहब पकड़कर अंदर डाल दिया। राजेंद्र ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, उसकी आंखें सीधे अंदर देख रही थीं। तभी हवालात में बैठी नंदिता ने भी नजर उठाकर उसे देखा। एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं और अगले ही पल राजेंद्र का खून खोल गया। वह समझ गया कि कितना बड़ा बवंडर आ चुका है। यह कोई आम औरत नहीं है, यह पूरे जिले की आईपीएस नंदिता कुमारी हैं। वह सिपाही पर दहाड़ा, यह कोई मजाक नहीं है, गेट खोल जल्दी। सिपाही घबरा गया और बोला, पर दिलीप राणा साहब ने मना किया है। राजेंद्र की आवाज पूरे थाने में गूंज गई। अबे कौन राणा? मैंने कहा गेट खोल। ये पूरे जिले की आईपीएस नंदिता कुमारी हैं। राणा जैसे 50 इंस्पेक्टर मिलकर भी इनका बाल बांका नहीं कर सकते। यह सुनते ही सिपाही के हाथ पैर कांपने लगे। उसने कांपने हाथों से चाबी निकाली और गेट खोला। हवालात का ताला खुलते ही आईपीएस नंदिता कुमारी बाहर आईं। राजेंद्र ने सलाखों के उस पार खड़ी आईपीएस नंदिता कुमारी को पूरी ताकत से सैल्यूट ठोका। उसकी आवाज में शर्मिंदगी और सम्मान दोनों थे। मैडम, माफ कीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अभी इस गलती की भरपाई करता हूँ। हवालात की वही दीवारें जो कुछ देर पहले नंदिता की पहचान को मिटा रही थीं, अब सच को पूरी इज्जत से बाहर आते हुए देख रही थीं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक तूफान छिपा था। कुछ ही मिनटों में यह खबर थाने से बाहर जैसे ही पहुंची कि हवालात में बंद औरत कोई आम महिला नहीं बल्कि पूरे जिले की आईपीएस नंदिता कुमारी है, इंस्पेक्टर दिलीप राणा के होश उड़ गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया, माथे पर पसीने की बूंद छलक आईं। अभी तक वह अपनी बहादुरी और अकड़ दिखा रहा था, लेकिन अब उसकी टांगें कांप रही थीं। वह बेतहाशा थाने की ओर भागा। कमरे का दरवाजा खोला तो सामने वही दृश्य था। आईपीएस नंदिता सलाखों से बाहर आ चुकी थी। चारों तरफ पुलिस वाले खामोश खड़े थे, जैसे किसी अपराध पर गवाह हों। दिलीप राणा ने जैसे ही नंदिता को देखा, उसकी आंखों में खौफ उतर आया। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा।
माफ कर दीजिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझ पर दया कर दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन नंदिता का चेहरा शांत था। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक ठंडी सख्ती थी, ऐसी सख्ती जो अपराधी को पिघला दे। उन्होंने धीरे से कदम पीछे हटाए, उसकी ओर देखा और कड़क आवाज में कहा, तू सोच रहा है कि गिड़गिड़ाने से तेरी गलती माफ हो जाएगी? याद रख, ये कुर्सी कोई सौदा नहीं है जो रिश्वत और डर से बच जाए। यह जिम्मेदारी है और तूने उस जिम्मेदारी को पैसों और झूठे अहंकार के नीचे कुचल डाला। दिलीप राणा रोते हुए बोला, मैडम रहम कर दीजिए, घर वाले बच्चे सब भूखे मर जाएंगे। मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूं, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। नंदिता ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। बस अब तेरी यह नौटंकी मुझे और नहीं सुननी। तूने आम महिला समझकर जिस तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, उसी तरह तूने न जाने कितनों के साथ ऐसा काम किया होगा। तू माफी के लायक नहीं है, आज से तू सस्पेंड है। आईपीएस नंदिता की यह बात सुनते ही पूरा थाना सन्नाटे में डूब गया। दिलीप राणा वहीं जमीन पर गिरा, सिर पकड़कर सुबकने लगा। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन अब उसके पास कोई दलील नहीं बची थी। राजेंद्र ने तुरंत रिपोर्ट निकाली, सस्पेंशन का आदेश लिखा और उस दिलीप राणा को वहीं मौजूद पुलिस जीप में बैठाकर लाइन हाजिर करवा दिया। अब उसकी अकड़ धूल हो चुकी थी। नंदिता ने एक पल भी आराम नहीं किया। अगले ही पल उस कपड़ा की दुकान वाले प्यारे लाल गुप्ता को भी नोटिस भेज दिया गया। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी, झूठा केस दर्ज करवाना और प्रशासन के काम में बाधा डालना। उसकी दुकान का लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही शुरू हो गई। अब नंदिता को वापस अपने घर जाना था। एक सिपाही ने कहा, मैडम सरकारी गाड़ी भेज देते हैं। नंदिता ने सिर हिला दिया, नहीं, मैं अपनी बाइक से ही जाऊंगी। वह फिर से अफसर नहीं, सिर्फ एक बहन बनना चाहती थी। कुछ ही घंटों बाद उनकी बाइक उसके घर के गेट पर रुकी। शादी के घर में शहनाई की गूंज थी। चारों तरफ हंसी मजाक, नाच गाना और मेहमानों की चहल पहल थी। अंजलि अपनी सहेलियों से घिरी हुई थी और उसके चेहरे पर दुल्हन बनने की एक अनोखी चमक थी। उस चमक के बीच उसकी आंखें बार बार अपनी बड़ी बहन नंदिता को ढूंढ रही थी। नंदिता वहीं थी, हर रस्म में अंजलि के साथ खड़ी। कभी उसकी चुनरी ठीक करती, कभी उसे छेड़कर हंसा देती। चेहरे पर एक शांत और प्यारी सी मुस्कान थी, जैसे कल रात कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने अंजलि को वह महरूम रंग की साड़ी दी तो अंजलि की आंखें खुशी से भर गईं। दीदी, ये कितनी सुंदर है, आपने मेरे लिए सबसे अच्छी चीज चुनी है। नंदिता बस मुस्कुरा दी, बोली, अरे पगली, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक गहरा समंदर छिपा था। कल जो कुछ भी हुआ वह किसी बुरे सपने की तरह बार बार उनके दिमाग में कौंध रहा था। वह हवालात की सीलन भरी बदबू, वह दिलीप राणा की गिरी हुई हंसी, प्यारे लाल का घमंडी चेहरा और भीड़ की वह चुभती हुई निगाहें, सब कुछ उनकी आत्मा पर किसी घाव की तरह ताजा था। उन्होंने उस अपमान के घूंट को पिया जरूर था, लेकिन वह उनके गले में अटका हुआ था। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनका मन बेचैन था। नंदिता को बेचैन देख अंजलि को कुछ डाउट होने लगा। अंजलि ने धीरे से उनका हाथ हिलाया और मुस्कुराकर बोली, दीदी, आप कहां खोई हुई हैं? उसकी आवाज ने नंदिता की सोच को तोड़ दिया। नंदिता चौंक कर हकीकत में लौटी। कहीं नहीं अंजलि, बस देख रही हूं, मेरी गुड़िया आज कितनी सुंदर लग रही है। उन्होंने बड़ी सफाई से बात को टाल दिया। वह अपनी बहन की जिंदगी के सबसे बड़े दिन में किसी भी तरह की कड़वाहट घोलना नहीं चाहती थी। जब सब लोग संगीत और नाच गाने में डूबे थे, नंदिता अकेले छत पर चली गईं। ठंडी हवा के बीच उसने राजेंद्र को फोन किया और बोला, मुझे दिलीप राणा और दुकानदार प्यारे लाल की पूरी जानकारी चाहिए। राजेंद्र ने भरोसा दिलाया, सुबह तक रिपोर्ट दे दूंगा। अगले दिन हल्दी की रस्म के बीच फोन आया। राजेंद्र ने बताया, इंस्पेक्टर दिलीप राणा एमएलए हेम सिंह भड़ाना का खास आदमी है। अवैध शराब, जमीन कब्जा, वसूली सब उसी के लिए करता है। नंदिता ने सब समझ लिया, तो प्यारे लाल भी उसी के नेटवर्क का हिस्सा है। शाम होते ही बारात की खुशी पर अचानक साया छा गया। एक जीप से कुछ गुंडे कूदे और पंडाल के बाहर खौफ का तूफान उतर आया। उनके लीडर मंगल ने चिल्लाकर शादी रोकने को कहा, रोको यह शादी। उसकी आवाज में इतनी धमकी थी कि संगीत तुरंत बंद हो गया। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। उसने सबके सामने अंजलि पर इल्जाम लगाया कि उसने उसके भाई जग्गा पहलवान से 10 लाख रुपए उधार लिए हैं और अब वह पैसे लौट आए बिना शादी करके भागना चाहती है। दूल्हे के घर वाले सख्ते में आ गए और मेहमान कानाफूसी करने लगे। अंजलि, जिस पर कुछ देर पहले खुशियों के फूल बरसाए जा रहे थे,
अब उस पर झूठे इल्जामों की कीचड़ उछाली जा रही थी। वह फूट फूट कर रोने लगी। नंदिता का खून खौल उठा। वह जानती थी कि यह एमएलए हेम सिंह भड़ाना की घटिया चाल है। नंदिता एक शेरनी की तरह आगे बढ़ी। उसकी आंखों में ना कोई डर था, ना कोई घबराहट, बस एक सर्द गुस्सा था। क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसकी आवाज शांत लेकिन इतनी पैनी थी कि मंगल भी एक पल को ठिठक गया। मंगल ने कुछ नकली स्टैम्प पेपर हवा में लहराए। नंदिता ने कहा, अच्छा तो अपने जग्गा भाई का नंबर दो, मैं अभी उससे बात करती हूं। यह सुनकर गुंडे घबरा गए। वह तो शहर से बाहर है। तो फिर यह कचरे के टुकड़े मुझे मत दिखाओ। नंदिता ने कागज छीनकर उसके मुंह पर फेंक दिए। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप यहां से निकल जाओ, या मैं अभी फोर्स बुलाकर धोखाधड़ी, मानहानि और एक पब्लिक सर्वेंट के परिवार को धमकाने के जुर्म में तुम सबको अंदर करवा दूंगी। पब्लिक सर्वेंट का नाम सुनते ही गुंडों के होश उड़ गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि वह किससे पंगा ले रहे हैं। 1 मिनट के अंदर वह सब दुम दबाकर भाग गए। माहौल संभल तो गया, लेकिन जश्न का रंग फीका पड़ चुका था। नंदिता ने दूल्हे के पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी बहन बेकसूर है। उन्होंने वादा किया कि वह इस साजिश की जड़ तक पहुंचेगी। उस दिन नंदिता ने ठान लिया था कि हेम सिंह भड़ाना ने उनकी बहन की इज्जत पर हाथ उठाकर अपनी बर्बादी को दावत दी है। अंजलि की विदाई के बाद घर की खामोशी नंदिता के गुस्से को और बढ़ा रही थी। अगले ही दिन उन्होंने सबसे पहले प्यारेलाल को गिरफ्तार किया। सरकारी गवाह बनने का दबाव डाला। डर के बावजूद प्यारेलाल चुप रहा, लेकिन जब उसने देखा कि नंदिता ने हेम सिंह भड़ाना के दाहिने हाथ जग्गा पहलवान के अवैध जमीन कब्जों पर बुलडोजर चलवा दिया, तब प्यारेलाल टूट गया। उसने हेम सिंह भड़ाना के राज खोले। बताया कि एक काली डायरी है जिसमें हर रिश्वत, हर धंधे का पूरा हिसाब लिखा है। वह डायरी उसके फार्म हाउस में छिपी थी। नंदिता ने आधी रात को ऑपरेशन मिशन चलाया। बिना सायरन और रोशनी वाली पुलिस गाड़ियां फार्म हाउस पहुंची। दरवाजे तोड़े गए, गार्ड्स हथियार डालने पर मजबूर हुए। नंदिता सीधे हेम सिंह भड़ाना के कमरे में पहुंची। नींद से चौंक कर वह चिल्लाया, आईपीएस नंदिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नंदिता ने सर्च वारंट उसके चेहरे पर फेंकते हुए कहा, कानून को काम करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। फार्म हाउस की तलाशी में करोड़ों की नकदी और वह काली डायरी बरामद हुई। नंदिता ने डायरी उठाकर ठंडी आवाज में कहा, खेल खत्म एमएलए साहब। हेम सिंह भड़ाना उसी रात गिरफ्तार हुआ। अगले दिन मीडिया में डायरी और गवाही के सबूत पहुंचे। अदालत में प्यारेलाल की गवाही और डायरी के पन्नों ने पूरा गिरोह सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शहर ने बरसों बाद चैन की सांस ली। अपराध का साम्राज्य ढह चुका था। शाम को अंजलि ने छत पर नंदिता से कहा, दीदी मुझे आपके लिए डर लगता है। नंदिता मुस्कुराई, उसका हाथ थामा और बोली, मैं अकेली नहीं हूं अंजलि, मेरे साथ कानून है, सच्चाई है और तेरी दुआएं हैं। ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक कसम है और मैंने अपनी कसम निभाई है। डूबते सूरज की रोशनी में उनकी वर्दी चमक रही थी। ये वर्दी अब सिर्फ वर्दी नहीं, बल्कि इंसाफ और इज्जत की जीत। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। नमस्कार।